हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। एक्चुअली थोड़ी सी आज एनर्जी और फेस डाउन है। रीज़न है कि कल संडे था और संडे को हमने ना कोविन का जो कोवैक्सीन है उसका वैक्सीन लगवाया है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा माइल्ड फीवर और बॉडी पेन वगैरह, लेकिन फिर भी आपका प्यार, आपका जोश ने हमें इतनी एनर्जी दी कि आपके लिए हम वीडियो बनाने चले आए। और आपको जो लेक्चर जो कंटिन्यूसली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन आपको लेक्चर मिले, उसी की जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं। और मे बी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा पर डे का लेक्चर। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि डेडिकेशन, हमारा भी डेडिकेशन और आप अपना डेडिकेशन के साथ बनाए रखें। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ कोट्स हैं। कोट्स ये है कि अवसर और सूर्योदय अगर वक्त पे ना मिले तो वक्त की कदर करने वालों को ही दोस्तों ये मिलती है, क्योंकि सनराइज़ का जो वक्त होता है वो एक फिक्स होता है। अगर आप उस टाइम में नहीं गए या उस टाइम में आप नहीं उठे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी भी सेम इसी तरह से, दोनों में कोई ज़्यादा समानता नहीं है ना, ज़्यादा भिन्नता नहीं है। अगर हम बात करें कि अवसर और सूर्योदय दोनों समान है। अगर वक्त पे अगर आप नहीं मिले तो आपको, अगर आप वक्त पे नहीं उठे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी भी हो या फिर आप सनराइज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि सनराइज़ का भी टाइम फिक्स होता है और जो अपॉर्चुनिटी कब आपको मिल जाए। इसलिए आप हमेशा चौकन्ने रहें, हमेशा अपने जो प्रयास है आपका वो लगातार करते रहें मंजिल तक पहुंचने के लिए। लाइफ में गोल सेट करें। ज़िंदगी में, लाइफ में अगर आपके गोल नहीं है तो बेवजह मतलब किस राह पे पथ भटक रहे हैं हम लोग राही की तरह, ऐसा नहीं करना है। हम जो है अपना एक मंजिल तय करेंगे, एक गोल सेट करेंगे, उसके हिसाब से हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो डायमेंशनल एनालिसिस पे ही बेस्ड है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के ही कुछ चीज़ें देखा था कि कैसे बहुत ही बेसिक चीज़ों को हमने वहाँ पर देखा था। चलिए, अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम लेते हैं। मान लीजिए अगला क्वांटिटी जो पिछले कुछ लेक्चर का अगर आपने नहीं देखा ये लेक्चर, और तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। देन इस वीडियो पे आना आप, ताकि जो चीज़ें हैं बेसिक वहाँ पर क्लियरिटी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए, सेकंड जो चीज़ें थी हमने वहाँ पर देखा था क्या, फोर्स का। एक बार फिर से हम एक चीज़ को रिपीट कर देते हैं। फोर्स क्या था? F = ma, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है यहाँ पर? देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन अगर हम इसका यूनिट लिखें तो मास का यूनिट क्या होता है? kg, और इसका क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन लिखें किसका? फोर्स का, तो हम क्या लिखेंगे? mlt-2। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायमेंशन कैसे? kg का m, मीटर का l, और यहाँ पर स्क्वायर है तो टाइम t-2। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए, जैसे हम वर्क डन के बारे में बात करें तो वर्क डन = क्या होता है? वर्क डन अगर हम बोलें, वर्क डन का डायमेंशन अगर निकालना हो तो W = क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या होता है? वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखिए, अगर हमें W वर्क डन का डायमेंशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mlt-2, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स का एज इट इज डायमेंशन? क्या mlt-2 यहाँ पर देखिए, है ना, mlt-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जस्ट लाइक इसका यूनिट मीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? L से मल्टीप्लाई। तो ये मेरा क्या रिजल्ट आएगा? ml² t-2। तो ये मेरा क्या हो सकता है? वर्क डन का ml/t-2। ये वर्क डन का डायमेंशन हो गया। डायमेंशन वाले क्वेश्चन जो है आपको नीट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 पिछले साल 2020 के भी पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब डायमेंशन, इसी टाइप के बेस्ड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद आगे भी होमोजेनिटी पे क्वेश्चन आते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस करा है, आगे करेंगे। और जो पीछे भी करा है तो आप अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए, अगर हम आगे बात करें, वर्क डन क्या होता? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन = अच्छा, एनर्जी की बात करें अगर हम एनर्जी की, तो क्या होता? एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी क्या होता? कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का अगर हम बात करें डेफिनेशन, तो
तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, मतलब जो काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। क्या एनर्जी इज द सेम एज द वर्क बोल सकते हैं क्या? जी। तो अगर सेम है तो क्या इसका डायमेंशन भी, एनर्जी का डायमेंशन भी किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? mL2T-2। वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें से, इस पेयर में से कौन सा पेयर का डायमेंशन बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन गिवन होंगे अलग अलग। तो हमें याद रखना किसका? एनर्जी एंड वर्क डन का डायमेंशन सेम होते हैं। यूनिट भी जूल होता है। यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट जूल होता है। तो इसका डायमेंशन, यूनिट इक्वल होता है तो इसका डायमेंशन भी इक्वल होगी। अगर हम पावर की बात करें तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी, नोट में अगर हम बोले तो एनर्जी एंड वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन इक्वल होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें पावर, तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, मतलब यूनिट टाइम में जितना आपने वर्क किया दैट इज द पावर, जिसको हम लोग, इसका यूनिट अगर हम बात करते हैं यूनिट में, तो इसका यूनिट क्या होता? वॉट। इसका यूनिट क्या होता? वॉट। वॉट बोलते हैं ना नॉर्मली बोलचाल में, हम तुम्हारा वॉट लगा देंगे। वॉट अगर मतलब आई हैव ए पावर, है ना, आई हैव ए पावर, मतलब मेरे पास इतना पावर है कि हम तुम्हारा वॉट लगा देंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वो वॉट होता है। अगर आप इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो क्या होगा? पी का डायमेंशन पावर का, तो पावर का डायमेंशन अगर हम निकालें तो वर्क डन का डायमेंशन कितना होगा? वर्क डन देखिए यहाँ पर कितना गिवन है वर्क डन का? mL2T-2। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर वर्क डन का? mL2T-2, और नीचे में टाइम है तो टाइम का डायमेंशन t होता। ये t अगर ऊपर चला जाएगा तो t का पावर -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? mL2, और ये -2 ऑलरेडी है, और ये जो भी ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा? t का पावर -1। तो -2 और -1 कितना हो जाता है? t का पावर -3। यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो पावर का जो डायमेंशन होगा m1L2T⁻3। दोस्तों बहुत ही इजी है, ठीक है। ये सब इतना आसान है कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए ये चीज़ें और भी आसान होती चली जाएंगी। अब वर्क डन क्या होता, एनर्जी क्या होता, पावर क्या होता, इसके लिए अलग सेपरेट चैप्टर्स बने हुए हैं हमारे फिजिक्स में, ठीक है। पार्ट 1 अगर आप देख रहे हैं 11th का पार्ट 1 देखेंगे तो आपको ये सब अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। तो वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे क्या होता है और भी कई चीज़ें। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको इसका डायमेंशन सिखाना। अगर आप पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तो ये अपने आप ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। जैसे मान लीजिए प्रेशर, ठीक है। अब अगला डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर प्रेशर क्या होता है? P बराबर फोर्स बाय एरिया, है ना। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, मतलब यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है डेट इज कॉल्ड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन निकालें तो फोर्स का डायमेंशन अभी जस्ट पढ़े क्या? mL2, ठीक है। आपको याद हो जाएगा, बार बार आप रिपीट कीजिएगा ना, याद हो जाएगा। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L², मतलब एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? L² से। तो अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम ऊपर की तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीटर मतलब m, और ये +2 है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 है तो 1 + 1 और -2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और t क्या है यहाँ पर? t-2। तो ये किसका एरिया हो गया? ये जो डायमेंशन हो गया किसका? ये प्रेशर का हो गया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया। अगर हम स्ट्रेन की बात करें, ठीक है, स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन लेंथ, है ना। स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। आप इसको देख के लग रहा है क्या? ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, दोनों तो लेंथ के बारे में ही बात कर रहा, चाहे चेंज हो लेंथ में या नहीं हो। तो अगर इसका डायमेंशन निकालना चाहे, अगर इसका डायमेंशन निकले तो क्या? L और नीचे भी L, तो ये कट जाएगा कितना? 1। जैसे तो कांस्टेंट बचेगा ना। तो अगर आप देखें तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन
लेस। तो स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। देखिए ये सब चीज़ जो है ना बहुत ही आसान है। अब अलग अलग क्वांटिटी अगर हम निकालें तो अलग अलग क्वांटिटी का हम, जैसे मान लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है अगर उसका डायमेंशन निकालें, या कूलम्ब्स लॉ में अगर जो ई एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है उसका डायमेंशन निकालें, ऐसे बहुत सारी, टॉर्क का निकालें, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर टॉर्क का निकालते हैं तो फिर हम न्यूटन्स पे चलेंगे। टाउ, टॉर्क बराबर क्या होता है ना, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो टाउ बराबर क्या, फोर्स का अगर हम बात करें इसका डायमेंशन, तो फोर्स का भी जस्ट देखिए यहाँ पर mlt-2 और यहाँ पर r है डिस्प्लेसमेंट, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, विथ l से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ml2t-2। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर टॉर्क का निकल गया, क्या निकल गया यहाँ पर, टॉर्क का डायमेंशन निकल गया। अब अगर हम देखते हैं इसके बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालें तो हम कैसे निकालते हैं, चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे हम देखते हैं कि इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन सही है। न्यूटन्स भाई साहब ने क्या बोला, जब एप्पल गिरा ना, देखिए एक्चुअली में क्या था कि न्यूटन साहब बगीचे में बैठे हुए थे और एप्पल गिरा, बहुत फेमस स्टोरी है, बोला सर क्या पका रहे हो स्टोरी सुना के, तो वो एप्पल नीचे ही गिरा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा नीचे क्यों गिरा भाई, ऊपर ही चला जाता। हम लोग रहते थे क्या करते, जस्ट बिना धोए गिरता और टूट पड़ते, खा पी के ख़त्म, सोचते भी नहीं कि क्या, अरे एप्पल क्यों गिरा, कैसे गिरा, कैसा एप्पल, कोई नहीं, बिना कोई धोए फोए गिरा पेड़ से, हम लोग लपके और उसको ख़त्म, है ना। तो ये ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन न्यूटन साहब, न्यूटन थे भाई, तो वो उन्होंने उसको देखा क्या है, तो उन्होंने बोला कि ग्रेविटेशन जो अर्थ है ना, किसी भी चीज़ को अपने एक ऐसे उसके पास पावर है जो खींचती है, डैट इज द ग्रेविटेशन। उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशन का पता लगाया। और जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन किसने क्या बोला, क्या कैसे हुआ, तो और भी इधर स्टोरी। अपन को इधर क्या मतलब है, अपन को इधर डायमेंशन के बारे में तो थोड़ी सी, इसलिए हमने स्टोरी सुना दी ना एप्पल वाले की, सेब गिरा, अरे भाई साहब सेब गिरा, एप्पल खाया, और हम लोग रहते एप्पल खाया, घर जाओ मज़े में, कोई ग्रेविटेशन का इन्वेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस एप्पल से पेट भर गया। चलिए इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई दो मास बॉडी है, मान लीजिए कोई मास बॉडी है यहाँ पर, है ना, ये कोई दो मास बॉडीज़ है जिसका मास m1 है और एक बॉडी है जिसका मास m2 है, दोनों r डिस्टेंस पर सेपरेट है, मतलब रखे हुए हैं, है ना। टू मास बॉडीज m1 एंड m2 आर सेपरेटेड थ्रू अ वेरी स्मॉल या ओनली स्मॉल डिस्टेंस या ओनली डिस्टेंस r। तो इन्होंने क्या बोला कि दो जो मास बॉडी है दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं फोर्स, उन्होंने क्या बोला न्यूटन ने कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। मतलब क्या बोला कि अगर जो फोर्स लगेगा दोनों बॉडीज़ पे जो फोर्स एक्टिंग होगा, जो एक्ट करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला कि जब फोर्स लगेगा, क्या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। क्या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, मतलब जितना दोनों मास बॉडीज के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के वो प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, चलिए यहाँ पर हमने कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, हमने नहीं मतलब न्यूटन साहब ने करा, तो g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो g है, ये g को इन्होंने क्या बोला, दिस इज द कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 होती है। क्या होती है? जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसका डायमेंशन पूछता है, इसलिए हमने ये जो स्टोरी बनाई ना, हमने नहीं, न्यूटन ने बनाई थी भाई। तो इन्होंने बनाई, हमने स्टोरी जो बनाई यहाँ पर कि जब दो, अब अगर हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देना होता ना तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ये होता, लेकिन अगर मैंने स्टोरी बता दी कि मास है, इस पर फोर्स लगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये क्या हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा कि कभी कभी इसने पूछता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या होगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले डायमेंशन लिखने के लिए हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या होगा इसका फॉर्मूला? अगर हम देखें तो G इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2। ये देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय M1 इंटू M2। अगर यूनिट लिखें तो यूनिट तो पता ही है किसका, इसका यूनिट अगर हम बात करें तो क्या होगा, kg मीटर पर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना, kg का स्क्वायर, kg इंटू kg स्क्वायर। अच्छा, kg से kg, एक kg निपट गया, तो क्या बचा g का? अगर हम लिखें तो kg ऊपर चला गया, kg -1 है ना, इसको मल्टीप्लाई करें, ओह ये हाथ थोड़ा सा दर्द हो रहा है वैक्सीन की वजह से, ये m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, m3, और ये ऊपर चला गया तो s-2। तो ये हमारा क्या, kg न्यूटन kg मीटर पर। अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, mLt, m का -1, मीटर का 3 और s का -2। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इसका SI यूनिट लिखने का, तो क्या फोर्स का SI यूनिट कितना होता है, न्यूटन मीटर का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या, kg स्क्वायर। ये हम इसका यूनिट लिखते हैं, जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस, अगर हम इसकी बात करें, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला, आप चाहे तो सर ये हमको समझ नहीं आया तो हम क्या डायरेक्ट लिख दे क्या, चलो हम इसका डायरेक्ट लिख देते हैं। डायमेंशन किसका होगा, फोर्स का कितना, mLt -2 और r स्क्वायर है तो मतलब डिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर, और नीचे क्या है, m स्क्वायर, kg है तो m1 इंटू m स्क्वायर। अगर आप ऊपर ले जाए, देखो यहाँ पे सॉल्व करें तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब, और ये t तो -2 है। तो देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये डायमेंशन निकाला और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻11 है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ी सी चीज़ों के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हम जो है ना अगले लेक्चर में कूलम्स लॉ और भी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर कर लें, देन हम आगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरफ और भी कई चीज़ें, एरर और भी सिग्निफिकेंट डिजिट समथिंग जितनी भी सारी टॉपिक्स है इस चैप्टर में, उस पर हम चलेंगे धीरे धीरे। और पैसेंस बनाए रखिए दोस्तों, भरोसा बनाए रखिए, और अभी तक भरोसा